नमस्कार सभी को। दोस्तों, कर्नाटक से एक दिलचस्प खबर बाहर आ रही है। दरअसल कर्नाटक में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो ना सिर्फ राज्य की राजनीति को बल्कि देश की भी राजनीति को हिला सकता है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव जो है उसको बैलेट पेपर से करवाने की सिफारिश की है। मतलब मशीन यानी ईवीएम को छोड़ के पुराने जमाने का बैलेट पेपर यूज होगा। और ये कोई छोटा फैसला नहीं है। ये एक हिसाब से चलती गाड़ी पे अचानक से ब्रेक मारने जैसा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछले 2 दशक से भारत का पूरा चुनावी तंत्र जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर शिफ्ट हो चुका है। अब ये मुद्दा अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि एक सीधा सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि क्या ईवीएम पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है? क्योंकि कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने साफ कहा है कि लोगों का भरोसा जो है वो ईवीएम से घट रहा है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी पूंजी होती है भरोसा। तो सरकार चाहती है कि पंचायत और लोकल बॉडी का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हो, ताकि लोग ये महसूस करें कि उनका वोटिंग प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आप इसको बस एक टेक्निकल बदलाव के रूप में नहीं देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक सिग्नल भी है। आपको याद होगा कि अभी राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया है, जो पूरे देश में गूंज रहा है। उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरम इलाके की एक मतदाता सूची का उदाहरण देके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें आरोप ये लगाया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा की एक सीट में लगभग 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स का नाम जो है उनकी भरमार है। और उसी संदर्भ में कर्नाटक सरकार कह रही है कि वोटर लिस्ट का सिस्टम भी सही नहीं है, हमें एक नया मॉडल चाहिए। यानी बैलेट पेपर की वापसी के साथ साथ वोटर लिस्ट सुधार पर भी जोर दिया जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि भारत के हर राज्य में अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। और कर्नाटक कैबिनेट ने सिफारिश भेजी है इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि पंचायत और निकाय के चुनाव में ईवीएम की जगह पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही एक और अहम कदम ये उठाया गया है कि लोकल बॉडी का जो चुनाव होगा अब विधानसभा की मतदाता सूची पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहेगा। इसके बदले क्या होगा, राज्य अपना अलग डेटाबेस और सिस्टम डेवलप करेगी। और अगर ये बदलाव होता है ना, तो इसका असर आपको पूरे देश में दिखेगा। क्योंकि वोट चोर का जो नैरेटिव है आज केवल कांग्रेस का या राहुल गांधी का नैरेटिव नहीं है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता बनर्जी ने खुद वोट चोर का नारा लगाया। डीएमके के एम के स्टालिन जो है वो राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में जुड़े थे। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ये सब इस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी, जो ज्यादातर मामलों में इंडिया गठबंधन से दूरी बनाते हैं, लंबे समय से दिल्ली के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो मामला आप केवल कर्नाटक तक या कांग्रेस तक रोक के नहीं देख सकते हैं। ये पूरे अपोजिशन पार्टी का एक बड़ा हथियार और एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने ये चीज भी दिखाई कि ये मुद्दा दरअसल लोगों में कनेक्ट कर रहा है। हालांकि अगर हम 2 मिनट रुक के ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों के जो अलग अलग पहलू हैं, जो उनके फायदे और नुकसान है, इसको समझ लेंगे तो चीजों को या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम ईवीएम की बात करें तो देखो, इसमें क्या होता है, गिनती तेज होती है, एरर के चांसेस कम होते हैं, बैलेट पेपर की तरह कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है, जब टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन वहीं इसके उलट इस पे सवाल ईवीएम पे ये उठते हैं कि ईवीएम के साथ ट्रांसपेरेंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि आम वोटर जो होता है उसने तो केवल बटन दबाया होता है। तो वोट डालने के बाद वो इस बात को वेरीफाई नहीं कर सकता कि उसने जिसे वोट दिया था उसी को वोट गया है। इसके अलावा हैकिंग और मैनिपुलेशन का आरोप इस पे लगातार लगता रहा है। विपक्षी पार्टियां ये भी मानती हैं कि जो ईवीएम का सिस्टम है वो सरकार और कमीशन के ज्यादा कंट्रोल में रहता है। वहीं दूसरी ओर जब हम बैलेट पेपर की बात करते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा सा सरल हो जाता है। हर वोटर को दिखता है कि उसने किसको वोट डाला है ना। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें काउंटिंग मैनुअल होती है, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो मजबूत होता है। हालांकि इसके नुकसान भी हैं, इसमें समय और संसाधन दोनों ज्यादा लगते हैं, बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पेपर वेस्ट होता है, लॉजिस्टिक और इन्वायरमेंटल कास्ट ज्यादा आता है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों सिस्टम में से कोई ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरीके से फायदेमंद है, उसमें कोई कमी है ही नहीं। दोनों सिस्टम के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में लोग किस सिस्टम पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब 1980 और 90 के दशक की हम बात करें, तब तो बैलेट पेपर पे ही चुनाव होता था। मगर तब क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग का खेल बड़े लेवल पे होता था। एक गुंडा टाइप कैडर जो है वो पूरे बूथ पे कब्जा कर लेता था और सैकड़ों वोट जो है वो खुद डाल देता था। इसी समस्या से लड़ने के लिए 1990 के अंत में ईवीएम आया था। और चुनाव आयोग का दावा यह है कि इससे चुनाव अधिक शांतिपूर्ण, तेज और क्रेडिबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब चुनाव आयोग की ही क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है, जब ज्ञानेश कुमार जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हो, तो फिर उनकी बातों पे और उनके मशीनों पे भरोसा करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और समय के साथ एक नई बहस ये भी शुरू हुई है कि मशीन का मैनिपुलेशन के जरिए परिणाम को प्रभावित किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस समस्या से अकेले भारत जूझ रहा है। अमेरिका में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर कई बार विवाद उठता रहा है। 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रसिया के हैकिंग का आरोप लगा था। यहाँ तक कि जर्मनी जैसे देशों में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया है और बैलेट पेपर पर लोग वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा दुनिया के जो बहुत ज्यादा डेवलप देश हैं, चाहे नीदरलैंड हो, नॉर्वे हो, वहां पे भी बैलेट वोटिंग प्रीफर की जाती है।
यानी पॉइंट ये है कि अगर हम बैलेट पेपर पर वापस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत पिछड़े देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएँगे या दुनिया में ऐसा कहीं होता नहीं है। जो दुनिया के बड़े-बड़े डेवलप्ड देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी बैलेट पेपर को यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस को फ़ास्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों का विश्वास बना रहे, लोकतंत्र विश्वास के भरोसे ही चलता है। और कर्नाटक का जो ये फैसला है ना, ये आप मान के चलो कि बाकी राज्यों पर भी प्रेशर डालेगा, चाहे वो झारखंड हो, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यहाँ जहाँ-जहाँ पे भी अपोज़िशन का रूल है, इन सब पे दबाव बनेगा कि वो बैलेट पेपर पर वापसी पे विचार करें। और अगर ऐसा 2-3 राज्यों में हो जाता है, तो फिर नेशनल पॉलिटिक्स में भी ये डिबेट गर्म हो जाएगी कि जब राज्यों में हो सकता है, तो देश के स्तर पे क्यों नहीं हो सकता? और ये सवाल केवल सरकार से नहीं पूछा जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ज्ञानेश कुमार से भी पब्लिक पूछेगी कि अगर पंचायत और नगर निगम का जो चुनाव है, वो बैलेट पेपर पे हो सकता है, तो विधानसभा और लोकसभा का क्यों नहीं हो सकता? और जितना ज़रूरी ये बहस है बैलेट बनाम ईवीएम का, उससे भी तेज बहस अब हो चुकी है वोटर लिस्ट की क्रेडिबिलिटी का, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से महादेवपुरम का खुलासा किया है कि जहां पे 6 लाख वोटर में से 1 लाख वोटर फर्जी हैं, तब से तो ईवीएम के साथ-साथ वोटर लिस्ट भी शक के दायरे में आ चुकी है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली चुनाव के दौरान बार-बार आरोप लगाते रहे कि दिल्ली में लाखों वोटर्स के नाम बिना किसी नोटिस के काट दिए गए। एसके पाटिल ने साफ-साफ कहा है कि हम राज्य का स्वतंत्र सिस्टम बनाएंगे ताकि विधानसभा की लिस्ट पे डिपेंडेंसी खत्म हो। क्योंकि आपको पता है कि जो विधानसभा या लोकसभा की वोटर लिस्ट है, उसको कौन बनाता है? उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। लेकिन जो पंचायत और नगर निगम का चुनाव होगा, इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो अगर ये कदम उठाया जाता है, तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ही चुनावी विवाद का रूट कॉज बनी हुई है। और आप सोच के देखो, अगर पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर पीसफुली और फेयर तरीके से हो जाता है, तो विपक्ष के पास एक रेडीमेड मॉडल होगा जिसे वो बार-बार दिखाएगा कि देखो अगर ये पॉसिबल है, तो नेशनल इलेक्शन में इसको क्यों नहीं लागू किया जा सकता। और फिर ये मुद्दा रूलिंग पार्टी के लिए एक नई चुनौती बन के खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि विपक्ष क्या चाहता है या सत्ता पक्ष क्या चाहता है, पॉलिटिशियन क्या चाहता है या इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वोटर क्या चाहता है, वोटर को किस सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि अगर वोटर बैलेट पेपर देखकर अपने हाथ से मोहर लगाता है, तो उसको लगता है कि हाँ भाई, सच में वोट मैंने जिसको देना चाहे, उसको दिया है, वहाँ पे गया है। जबकि ईवीएम में क्या होता है, स्क्रीन पे एक लाइट ब्लिंक होती है और उसके बाद एक शंका बनी रहती है कि पता नहीं आपका वोट काउंट हुआ या नहीं, जो बटन दबाई थी, जिसके सामने दबाया था, उसी को वोट गया है या नहीं। और जो वीवीपैट था, यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसी डिस्ट्रस्ट को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि कभी-कभी वीवीपैट मशीन काम नहीं करती, उसमें डिले होता है और वोटर को क्लैरिटी नहीं मिलती। यानी मसला और शंका जो है, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि पूरी तरीके से बैलेट पेपर पर वापस जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश में 95 करोड़ मतदाता हैं, उनके लिए पेपर प्रिंट करना, लाखों टन कागज, फिर सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, काउंटिंग स्टाफ की ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ दूसरे ढंग से डेवलप करना होगा। यानी इसका इमीडिएट सोल्यूशन तो यही होगा कि छोटे स्तर पे, यानी पंचायत में, लोकल बॉडी में बैलेट पेपर पे शुरुआत की जाए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह। फिर इसका असेसमेंट किया जाए कि इसको पूरे देश में लागू करना है या नहीं करना है। हालांकि आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव देखोगे, तो वो अक्सर ईवीएम को सेफ बताते हैं। इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि कोई मैनिपुलेशन इसमें हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, टाउन हॉल में जा रहे हो, ग्राउंड पॉलिटिक्स को देख रहे हो, तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठते हुए आपको जोर शोर से दिखेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि ये नारा केवल विपक्ष का है, नेताओं का है। पब्लिक के बीच में भी ईवीएम को लेके, वोटर लिस्ट को लेके जो शंका है, वो क्लियरली दिखती है। लेकिन यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट सा सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि क्या बैलेट पेपर की ये वापसी सच्चे लोकतंत्र की ओर एक करेक्टिव स्टेप होगा, या फिर टेक्नोलॉजी के जमाने में पीछे हटने वाली बात होगी? तो क्या लोगों का भरोसा ज्यादा जरूरी है, भले ही उससे सिस्टम थोड़ा लेंदी हो जाए, या फिर स्पीड और इफिशियंसी को बनाए रखना ज्यादा अहम है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हैं कि ईवीएम से वोटिंग हो या बैलेट पेपर पर वापसी ज्यादा जरूरी है।